बच्चों नमस्कार। बच्चों आज से हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसके पश्चात हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिर 2 अंकों वाले प्रश्न, उसके पश्चात हम देखेंगे 3 अंकों वाले प्रश्न, फिर 4, 5 और 6 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बच्चों बिना देर के शुरू करते हैं MCQs क्वेश्चंस। बच्चों पहला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा या है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, ऋण 4/3, ऋण 3/4, 4/3 और 3/4। तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 होता है बच्चों, 9 का 3 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा बच्चों? 4/3 हो जाएगा। निर्देशांक 5 ऋण 3 में भुजा का मान है। निर्देशांक 5 ऋण 3 में भुजा का मान है 1, ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी दिया है ऋण 3, ऑप्शन सी दिया है ऋण 5 और ऑप्शन डी दिया है 3। तो यहाँ पर सही इसका आंसर होगा बच्चों, पहले शुरू में देखेंगे आप तो शुरू में भुजा रहता है और बाद में कोटि रहती है, तो इसका सही आंसर होगा ए बराबर 5। तीसरा प्रश्न, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत होगा, आधा होगा, 1 होगा या 1/4 होगा या 3/4 होगा। इसका सही आंसर होगा दर प्रतिशत हमेशा आधा होता है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 अंश का मान है। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी दिया बच्चों -1/2। तो इसका सही आंसर होगा 1+1। अगला प्रश्न है, बहुपदों 5x ऋण 9 और 2x धन 5 का योग है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 5x और 2x की जोड़ेंगे 7x हो जाएगा। अब 7x वाला कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन के बारे में विचार न करते हुए ऑप्शन डी पर आप टिक लगा दीजिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज गणना पर यदि ब्याज गणना तिमाही संयोजित होता है, ब्याज गणना तिमाही संयोजित हो तो 3 वर्ष में समय होगा। आपको मालूम है बच्चों कि 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो 3 वर्ष में कितने तिमाही होंगे? 4 12 तिमाही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 के अद्वितीय हल होंगे। 3 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ऑप्शन बी दिया है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ऑप्शन सी दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यह समीकरण निकाय का अद्वितीय हल का कंडीशन है, सूत्र है, शर्त है। अगला प्रश्न है, बिंदु ऋण 3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? हमेशा याद रखिएगा बच्चों, चतुर्थांश में इस तरह से समझ सकते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होता है, x अक्षर y दोनों धनात्मक होता है। दूसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में हम देखेंगे तो x भी ऋणात्मक होता है और y भी ऋणात्मक होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे बच्चों तो x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर ऋण और धन दिया हुआ है, ऋण और धन अर्थात कौन से चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय चतुर्थांश। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन का सूत्र होता है बच्चों πr²h, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहुपद x² + 3x - 2 और -x² - 3x = -2 का योगफल है। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो x² और x² तो कट जाएगा, 3x भी कट रहा है। अब यहाँ पर योगफल बोल रहा है तो ऋण 2 और ऋण 2 हो जाएगा ऋण 4। अब यहाँ पर ऋण 2 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो भी धन 2 हो जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 0। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 0 दिया हुआ है। आप ध्यान से देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी है 0 जो इसका सही आंसर होगा। बहुपद 6x वर्ग धन 13x धन 7 के शून्यकों का योगफल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसको हम a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे, इसको c या a b c हम मान सकते हैं। a बराबर 6, b बराबर 13 और c बराबर 7 के शून्यकों का योगफल होता है। योगफल अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल अर्थात -b/a, इसका सूत्र होता है बच्चों। और -b दिया है 13/6 -13/6। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऋण 13/6 इसका सही आंसर होगा। 6 और 54 का मध्यानुपाती होगा। तो मध्यानुपाती का सूत्र क्या है बच्चों? मध्यानुपाती का सूत्र होता है √ac। अगर ये a और c इसका मध्यानुपाती है तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो मान लीजिए इसका मध्यानुपाती b है। क्या है? 6 और 54 का मध्यानुपाती b है। ये इस तरह से हो जाएगा, तो हो जाएगा b² बराबर 54 × 6 या 6 × 54 हो जाएगा। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंच 30 और 2 32, 324 हो जाएगा। अब 324 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों? 18, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि n अवयव कैपिटल N
N1 है बच्चों, यहाँ पर N1 अवयव कैपिटल N, N2 अवयव कैपिटल N, तो N1 प्लस N2 बराबर N2 प्लस N1 होगा। यह गुण क्या कहलाता है? यह गुण कहलाता है बच्चों N1 प्लस N2 है, N2 प्लस N1 है, तो यह कहलाता है, सही आंसर होगा क्रम विनिमय नियम। यदि सावधि खाता में ब्याज की गणना तिमाही किया जा रहा है, ध्यान से समझेंगे, ब्याज की गणना कैसे किया जा रहा है बच्चों? तिमाही किया जा रहा है, तो n वर्ष के लिए ब्याज की गणना अवधि होगी n वर्ष के लिए। अब तिमाही है तो निश्चित रूप से 4 गुना हो जाएगा समय, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, इसलिए दिए गए समय में 4 का गुणा कर देंगे तो ब्याज गणना अवधि हमको प्राप्त हो जाएगी। यदि दो समअष्टभुजों के परिमाप का अनुपात 5:4 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समअष्टभुज के परिमाप का अनुपात 5:4 है, और समअष्टभुज का परिमाप क्या होगा बच्चों? सभी भुजाओं का योग। और समअष्टभुज अष्टभुजा है, और अष्टभुजा की सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी वही होगा, अर्थात 5:4 ही होगा, अर्थात 5:4। बहुपद x² - 6x + 9 के शून्यक हैं, तो शून्यक क्या होगा बच्चों? इसके बहुपद x² - 6x + 9 का शून्यकों का योगफल है, यहाँ पर शून्यकों का योगफल हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। अब -b अर्थात ऋण 6/1 अर्थात ऋण 6। ऑप्शन में दिया गया बच्चों? बिल्कुल नहीं दिया है, जिसमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, या इसको हम ऑप्शन डी मान लीजिए 6 दिया हुआ है, तो इसको हम सुधार लेंगे, ऋण 6/1 ऋण 6। अगला प्रश्न है बच्चों, समीकरण का a1x + b1y + c1 = 0 एवं इतना के a2x + b2y + c2 = 0 के अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है? इससे पहले आपको इस प्रश्न बताया गया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और आपको बताना है अद्वितीय हल होगा तो कंडीशन क्या होना चाहिए? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। अगला प्रश्न है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है, ध्यान समझेंगे, किस आधार पर की जाती है बच्चों? 6 माही आधार पर की जाती है। दर प्रतिशत क्या होगा? दर प्रतिशत हमेशा आधा होगा, 6 माही में आधा होता है। बिंदु ऋण 3/4 किस चतुर्थांश में स्थित है? ऐसा अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिंदु ऋण 3/4 किस चतुर्थांश में स्थित है? इससे पहले बताया गया आपको, ऋण और धन दूसरे चतुर्थांश में होता है। कौन सा चतुर्थांश में होता है बच्चों? दूसरे चतुर्थांश में। तो इसका सही आंसर आएगा द्वितीय चतुर्थांश, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह कथन कहलाता है। कर्ण का वर्ग शेष वर्गों के योग के बराबर होता है बच्चों, यह कथन होता है पाइथागोरस प्रमेय में। बहुपद x² + b + c के शून्यकों का योगफल होगा -b/a। क्या होगा बच्चों? -b/a, जैसे कि इससे पहले आपको बताया गया था, सवाल भी हल किए थे। अगला प्रश्न है, ABC सतत अनुपात में हो तो B का मान होगा। सतत अनुपात मतलब बच्चों इस तरह से A/B समानुपात B/C, इसको हम सतत अनुपात कहते हैं, अर्थात A/B बराबर B/C बराबर C/A, इस तरह से क्रम चलता रहता है बच्चों, इसको हम सतत अनुपात कहते हैं। तो सतत अनुपात में क्या हो जाएगा? B² बराबर AC, पूरा करेंगे तो B² बराबर AC प्राप्त होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या Q बराबर P/Q परिभाषित होगा। P/Q परिभाषित होगा, अर्थात P और Q परिमेय संख्या है जो एक प्राकृतिक संख्या के अवयव हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है PQ अवयव I, Q बराबर नहीं है 0, और यहाँ पर दिया हुआ है P बराबर 0, तो P बराबर 0 नहीं है तो गलत है बच्चों, हर 0 के बराबर नहीं होता, यह बिल्कुल सही है। और P और Q दो संख्याएं हैं जो एक प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों? A बराबर P। चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन। A बराबर P कोष्टक 1 धन n/100 पूरे घात n दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया है A बराबर P कोष्टक में 1 धन r/100 पूरे घात n। तीसरा ऑप्शन दिया है P बराबर A कोष्टक में 1 धन n/100 पूरे घात r, और यहाँ पर दिया है P बराबर A 1 धन r/100 पूरे घात n। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात A बराबर P कोष्टक में 1 धन r/100 पूरे घात n या t, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। बच्चों यहाँ पर क्रमांक आगे पीछे हो गया है। इससे पहले हम 19वां सवाल जो हल किए हैं, इससे पहले हम लोगों ने 20वां 21वां 22वां ऐसा हल कर लिए थे, जबकि 15वां 16वां 17वां 18वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन हमने बाद में हल किया है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, केवल क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे है, और हमको क्वेश्चन के क्रम से मतलब नहीं बच्चों, हमको क्वेश्चन से मतलब है। अभी तक आपको जितने भी प्रश्न बताए गए हैं मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चनों में से एक है, इनको आपको अच्छे से करना है बच्चों। जहाँ पर आपको दिक्कत है या जिस ऑप्शन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, या जिस प्रश्न में आपको मल्टी का आंसर मिल रहा है, एक से अधिक आंसर आपको प्राप्त हो रहा है, या कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स का बराबर जवाब दिया जाएगा, सही आपको बताया जाएगा बच्चों। आपकी सारी समस्याओं और शंकाओं को दूर किया जाएगा बच्चों।
यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। साथ साथ यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।